इस क्लैरिफिकेशंस की कैसेट में मैं पार्सिंग करवाने के बाद कुछ टर्म्स हैं जिनको क्लियर करना चाहता हूं। बच्चों के दिलों में कुछ डाउट हैं और वो डाउट नहीं रहने चाहिए। सबसे पहला डाउट जो रिमूव करना चाहता हूं वो है कि कैपिटल और ब्लॉक कैपिटल दो हैं। ये ब्लॉकी कैपिटल और ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में क्या अंतर होता है? ऐसा है, कैपिटल लेटर और ब्लॉक कैपिटल में लेटर्स में जो बेसिक अंतर है वो ये है कि ब्लॉक कैपिटल लेटर्स अलग अलग लिखे जाते हैं, जैसे ए, बी, सी और डी। किंतु कैपिटल लेटर्स कर्सिव राइटर के वो लेटर्स हैं जिनके साथ अगला अक्षर मिलाया जाता है। तो ये स्पष्टता के लिए अलग अलग लिखे जाते हैं और ये जो कैपिटल हैं वो मिलाकर लिखे जाते हैं। अब है दूसरी बात कि डिमॉन्स्ट्रेटिव और पर्सनल प्रोनाउंस में क्या अंतर होता है? संकेत दोनों में होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में भी और पर्सनल प्रोनाउंस में भी। फर्क ये है, जब आप दैट शब्द, दैट इज ए बॉय कहते हैं तो दैट में संकेत होता है, इसमें संकेत होता है। और जब आप ही इज फैट कहते हैं, वह मोटा है, तो यही पर्सनल प्रोनाउन है और इसके अंदर संकेत नहीं होता। अब रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। प्रोनाउंस में क्या अंतर होता है? फॉर्म्स में रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस समान है, जैसे कि माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और देम सेल्फ। पर लेकिन जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है तो ये बताता है कि कि क्रिया फिर सब्जेक्ट पर हो रही है। आई हर्ट माई सेल्फ में माई सेल्फ ये बताता है कि क्रिया फिर सब्जेक्ट पे हो रही है। और एम्फेटिक प्रोनाउंस जो है ये बताता है क्रिया पर जोर देकर
I myself saw it. इसमें आई साइट भी ठीक था और ठीक है, माई सेल्फ लगाने से सिर्फ बल देते हैं कि मैंने स्वयं इसे देखा। ये माई सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन है और ऊपर वाला माई सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब चौथी बात हम ले रहे हैं कि इंटरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस में क्या अंतर होता है? मिसाल के तौर पर देखिए, अब वेयर इज योर पेन? सॉरी, who are you? ये वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है और प्रश्न पूछने के लिए वाक्य के शुरू में लगता है। अब दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है हु किल्ड द स्नेक, जिसने सांप को मारा। इसमें हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये दो क्लासेस को भी जोड़ रहा है और वाक्य के बीच में लगता है। अब एक बार थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं फॉर्म्स ऑफ वर्ब पर। आम भाषा में पहले इसको लीजिए, राइट, wrote, written और writing। अब इसको लीजिए, बी, was, been और being। हैव को लीजिए, हैव, हैड, हैड और हैविंग। अब ये वर्ब की पहली फॉर्म है आम भाषा में, ये दूसरी फॉर्म है, ये तीसरी फॉर्म है और ये वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी है। ये जो पहली फॉर्म है इसी तरह सेम फॉर्म में ये इंपेरेटिव बनती है। राइट ए लेटर, पत्र लिखो, बी ए गुड बॉय और हैव ए कप ऑफ टी। इसी फॉर्म में ये इन्फिनिटिव भी बनती है। आई वॉन्ट टू राइट ए लेटर
आई वॉन्ट टू बी ए गुड बॉय और आई वॉन्ट टू हैव ए कप ऑफ टी। और लेकिन जब इसकी इंडिकेटिव फॉर्म्स बनाते हैं तो राइट और इसकी दूसरी फॉर्म बन जाती है राइट्स। बी की 3 फॉर्में बन जाती हैं इज, एम, आर प्रेजेंट में, और हैव की एक और फॉर्म बन जाती है हैज और हैव। अब ये जो वर्ब की दूसरी फॉर्म है, ये इसका नाम है पास्ट, और इसको हम पहली फॉर्म को प्रेजेंट भी कहते हैं। ये प्रेजेंट भी है, इन्फिनिटिव भी है, इंपेरेटिव भी है और इंडिकेटिव भी है। अब पास्ट फॉर्म में वाज की एक और फॉर्म भी आ जाती है वर। ये पहली फॉर्म कुछ फाइनाइट है, कुछ नॉन फाइनाइट है। ये फाइनाइट भी हो सकती है और नॉन फाइनाइट भी हो सकती है। आई राइट सेंटेंस बन सकता है, पर आई वांट टू राइट में ये टू राइट नॉन फाइनाइट है। वर्ब की दूसरी फॉर्म सदैव फाइनाइट होती है, आई रोट ए लेटर, और वर्ब की तीसरी फॉर्म का नाम है पास्ट पार्टिसिपल। ये सदैव नॉन फाइनाइट होती है। आई रिटर्न कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। वर्ब की पहली फॉर्म जमा आई एन जी, इसके 2 नाम हैं। एक नाम है जीरेंड, जब ये नाउन की तरह काम करती है, और दूसरा नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जब ये एडजेक्टिव के तौर पर काम करती है। ये भी सदैव नॉन फाइनाइट होती है। आई राइटिंग सेंटेंस नहीं बन सकता। तो अब है 5वीं बात जो मैं क्लियर करना चाहता हूं, वो है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। आप सोचते होंगे कि ये सामने क्या देखते हैं नीची निगाह करके। अरे कुछ नहीं भाई, कुछ टॉपिक लिख सक रखे हैं जो मुझे एक्सप्लेन करने हैं और रह ना जाए, इसलिए वो कागज देख लेता हूं। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, वो सेंटेंस के 2 बड़े भाग होते हैं। आई वॉन्ट टू राइट, मैं लिखना चाहता हूं। आई सब्जेक्ट है और वांट टू राइट क्या है, प्रेडिकेट। इसमें वांट शब्द जो है ये सब्जेक्ट आई को प्रेडिकेट कर रहा है और ये फाइनाइट वर्ब है। ये राइट जिसके साथ टू भी है, ये सब्जेक्ट आई को प्रेडिकेट नहीं कर रहा, इसका संबंध वांट से है, ये फाइनाइट नहीं, इस वास्ते हम इसे नॉन फाइनाइट कहेंगे।
अगर आपको फाइनाइट क्लियर हो जाता है तो नॉन फाइनाइट अपने आप ही समझ आ जाएगा जो फाइनाइट नहीं होता। अब है कि एक्टिव एंड पैसिव, ये वॉइस जो होती है ये क्या चीज है? देखो, जब सब्जेक्ट कार्य करता हो तो एक्टिव वॉइस, जब सब्जेक्ट पर कार्य होता हो तो पैसिव वॉइस। द टीचर्स टीच इन द स्कूल, अध्यापक स्कूल में पढ़ाते हैं। ये टीच वर्ब जो है ये एक्टिव वॉइस का है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो टीच है वो क्रिया कर रहा है। अब द स्टूडेंट्स आर taught in the school, विद्यार्थियों को स्कूल में पढ़ाया जाता है। ये आर टॉट जो वर्ब है ये पैसिव वॉइस में है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स क्रिया नहीं करते बल्कि उन पर क्रिया होती है। ये अंतर है आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। अब हम लेते हैं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या अंतर होता है? देखिए, ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? इधर से लेना, इधर को देना। अब इंट्रांजिटिव मतलब है कि लेना देना है, देना आगे कोई नहीं। ये लेना भी है और देना भी है। सुनिए, आई टीच हिम, ये क्रिया टीच सब्जेक्ट से शुरू हो रही है और ऑब्जेक्ट हिम तक जाती है। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब में जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब ये क्रिया टीच ट्रांजिटिव है, सब्जेक्ट से चालू होती है, ऑब्जेक्ट तक जाती है। आई टीच इन दैट स्कूल, मैं उस स्कूल में पढ़ाता हूं। अब ये क्रिया सब्जेक्ट आई से चालू जरूर होती है, किंतु इन दैट स्कूल क्या है? ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये स्थान बताता है और एडवर्बियल एडजंक्ट्स है, या ये एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट है। तो ऐसे में ये टीच जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसकी क्रिया का फल किसी पर नहीं पड़ता। अब है
के verb of complete predication और verb of इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में क्या अंतर है? देखिए, आई टीच हिम के बाद मैंने फुल स्टॉप लगाया और एक सेंटेंस बनाया, नंबर 1। नंबर 2, आई एम ए टीचर, फुल स्टॉप लगाया। अब इस टीच वर्ब में और एम वर्ब का अंतर समझिए। टीच वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन है और एम वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। अगर मैं टीच के बाद फुल स्टॉप लगा दूं, आई टीच, तो भी सेंटेंस बनता है। और ये वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन है, ये सब्जेक्ट को प्रेडिकेट करने की सामर्थ्य रखता है और इसे किसी और शब्द की सहायता जरूर नहीं। अब आई एम ए टीचर में अगर मैं एम के बाद फुल स्टॉप लगाऊं तो आई एम ये सेंटेंस नहीं बनता। एम वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, ये अपने आप सब्जेक्ट को प्रेडिकेट नहीं कर सकता। तो इस प्रकार अब हम ले रहे हैं कि क्या अंतर होता है ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब में। आमतौर पर लोग एक्सिलरी वर्ब को मेन वर्ब भी कह देते हैं, वर्ब को तो वर्ब कहते ही हैं, वर्बल फ्रेज को भी वर्ब कह देते हैं। जरा समझने की कोशिश करिए। आई एम टीचिंग यू, और आई टीच हिम। आम से कहो तो वो कहेगा आई टीच हिम में टीच वर्ब है और आई एम टीचिंग यू में एम टीचिंग वर्ब है। पर नहीं, ये एम टीचिंग एक वर्बल फ्रेज है, क्योंकि इसके अंदर एक से अधिक शब्द वर्ब के तौर पर काम कर रहे हैं। तो देखा जाए तो टीचिंग क्या है, ये मेन वर्ब है, ये नहीं बदलता। सारी पैसिव वॉइस में तो बदल जाएगा पर एक्टिव वॉइस में नहीं बदलेगा, वॉइस में समान में नहीं बदलता। आई एम टॉट होता है, आपका दिमाग वहां भी जा सकता है, तो मैंने इस वास्ते सारी बोला। आई एम टीचिंग, वी आर टीचिंग, यू आर टीचिंग, ही इज टीचिंग, ही वाज टीचिंग में टीचिंग नहीं बदलेगा। ये जो एम है जिसे आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और जो वास्तव में ऑक्सिलरी वर्ब है,
ये इस टेंस की मेन वर्ब की टेंस वॉइस और मूड आदि बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बदलता है। हमारे मास्टर जी कह देते हैं ये छोटा वर्ब है, ये बड़ा वर्ब है। अरे बड़े को मत तब्दील कर, तू छोटे को सोच। छोटा बेचारा एक्टिव है, घूम फिर के बदलता रहेगा। तो अब है, हम देखते हैं एक और डिफरेंस, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स में क्या अंतर है? पहले तो ये समझ लो कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स बी, हैव और डू के 11 रूप है, संख्या में 11 हैं। बी का रूप है इज, एम, आर और वाज और वर। 3 और 2 5 हो गए। हैव के रूप है हैज, हैव और हैड, 3 ये हो गए। डू के रूप है डू, डज और डिड। ये क्या है? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड। प्राइमरी मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स 13 हैं। पहले ये संख्या तो समझ लो। ये है विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड। अब है मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ought to, need, और डेयर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 ये संख्या पूरी हो गई। अब दोनों का फर्क समझिए। पहला फर्क, ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू टेंस बदलते हैं। और मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार नहीं बदलते। एक वो छोटी सी बात मत ले आना कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जी वो हमें का माइट, वुड, विल, शैल का वुड, शुड, कैन का कुड भी तो बनाते हैं। अरे वो बात बिल्कुल अलग है और ये बात अलग है। इंडिपेंडेंटली शैल और शुड दोनों अलग अलग वर्ब हैं। मे और माइट अलग अलग मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स हैं। इनका सब्जेक्ट और टेंस नहीं बदलता। दूसरी बात, ये इंडिपेंडेंट वर्ब बन सकते हैं और ये इंडिपेंडेंट वर्ब
नहीं बन सकते। आई एम ए टीचर में एम जो है ये इंडिपेंडेंट वर्ब है, ये बन गया। पर लेकिन आई शैल राइट ए लेटर, इसमें शैल को ये इन्फिनिटिव चाहिए। ये बिना इस इन्फिनिटिव के आई शैल बस इतना ही सेंटेंस नहीं बन सकता। ये शॉर्ट आंसर की बात छोड़िए, क्या मतलब होता है कई बार स्टूडेंट्स कोई और बात बीच में घुसेड़ देते हैं। अरे शॉर्ट आंसर और बात है, ये सेंटेंस और बात है। अब हम लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या अंतर होता है और इनके केस क्या क्या होते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। देखो जी, एक ही सेंटेंस में मैं दो ऑब्जेक्ट दे रहा हूं। आई गेव हिम ए पेन, इसमें गेव वर्ब का ये हिम भी ऑब्जेक्ट है और ए पेन भी ऑब्जेक्ट है। इसको कहूंगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हिम को कहूंगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये वस्तु है। ये अंतर है दोनों में। अब छोटी सी बात और भी ले लीजिए साथ ही, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में आपकी मर्जी है, चाहे ए पेन को सब्जेक्ट बनाइए, ए पेन वाज गिवन टू हिम, और आगे कर दीजिए बाय मी। तो ही हिम को बना लीजिए, ही वाज गिवन ए पेन। अब जिस ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट नहीं बनाया, ये ए पेन या यहां पर हिम, इन दोनों को हम रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब ये याद रखिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का केस हम ऑब्जेक्टिव ही लेते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हम केस डेटिव लेते हैं। अब लेता हूं एक और बात, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट दोनों में क्या अंतर होता है। यानी कि सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। अब जिस कॉम्प्लीमेंट का संबंध सब्जेक्ट से होता है उसको
हम सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। दैट इज मोहन में मोहन का संबंध सब्जेक्ट दैट से है, ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। और जिस कंप्लीमेंट का संबंध ऑब्जेक्ट से होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। दे नेम्ड हिम मोहन। अब इस मोहन का संबंध ऑब्जेक्ट हिम से है, इस वास्ते ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। अब ग्रामर की एक टर्म है वर्ब इन इन्फिनिटिव मूड। वो क्या है वर्ब इन इन्फिनिटिव मूड? हम ये तो जानते हैं कि इन्फिनिटिव मूड ग्रामर का एक मूड भी है। एक मूड है जिसमें ये वर्ब जो है इन्फिनिटिव जो है वो ऑब्जेक्ट भी कैरी करता है। आई वॉन्ट टू सिंग, अगर यहां तक हो तो ये सिर्फ इन्फिनिटिव है, सिंपल इन्फिनिटिव। पर लेकिन आई वॉन्ट टू सिंग ए सॉन्ग, मैं एक गाना गाना चाहता हूं, इसको हमने टू सिंग को एक ऑब्जेक्ट दे दिया ए सॉन्ग, तो ये बन गया वर्ब इन इन्फिनिटिव मूड। और इसका पैसिव वॉइस टू सिंग का भी बनेगा। आई वॉन्ट ए सॉन्ग, आई वॉन्ट ए सॉन्ग टू बी संग। तो अब है एक और टर्म जिसका नाम है वर्बल नाउन। ये क्या होता है? जब किसी जीर्ण से पहले, जैसे ये सिंगिंग एक जीर्ण है, जब किसी जीर्ण से पहले आर्टिकल, ये आर्टिकल लग गया और बाद में ये प्रपोजिशन लग गई, तो ये वर्बल नाउन बन जाता है कि आई लाइक द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, मैं पक्षियों के गाने को पसंद करता हूँ। इस सिंगिंग को आगे हमने प्रपोजिशन ऑफ लगा के दी बर्ड्स जो है ये एक ऑब्जेक्ट हमने दे दिया। अब मैं ले रहा हूं एक डिफरेंस डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या अंतर होता है, और ये क्या है। जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल ये दो हैं, एक है ए और एक है एन। इनका अर्थ क्या बनता है? वन प्लस एनी, कोई सा एक की ये सेंस देते हैं। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, कलम है, तो ये कोई सी एक कलम है। ए बॉय was स्टैंडिंग देयर, कोई सा एक लड़का, यानी कि एक लड़का पर सेंस क्या दे रहा है? कोई सा एक लड़का वहां खड़ा था, was स्टैंडिंग देयर। तो ए एन, तो आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक सेब है, कोई सा एक सेब। तो ये है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? डेफिनेट आर्टिकल दी है, ये दी
सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लगता है, पर लेकिन इनडेफिनेट आर्टिकल सिर्फ सिंगुलर के साथ लगता है। द बुक्स आर ऑन द टेबल। अब इसमें बुक्स के साथ और टेबल के साथ, दोनों के साथ आर्टिकल लगा। टेबल सिंगुलर है, बुक्स प्लूरल। तो अब हम लेते हैं ये कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इन में क्या अंतर होता है। बेसिक एक बात समझ लीजिए कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे पास है दिस, दैट, दीज, दोस। अब इनके आगे वर्ब होता है। दिस इज माई बुक। अब ये क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब अगर इस दिस के आगे नाउन हो तो ये क्या बन जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे कि दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। ये डिफरेंस है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के आगे वर्ब और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के आगे नाउन होता है। अब है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव। हम देखते हैं ये ऊपर वाले वाक्य में ही माई जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। माई पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसके आगे नाउन है। और माइन पोजेसिव प्रोनाउन है, इसके आगे नाउन नहीं है। अब है इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स में अंतर। ये बात तो बेसिक हमें पता ही है कि इंटरोगेटिव शब्द जो हैं, जो हम डिफरेंस के ले रहे हैं, इनमें आगे नाउन लगता है। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए है और इसके आगे वर्ब होता है। Whose is this book? अब इसका उत्तर हम पोजेसिव प्रोनाउन से ही देंगे। This book is mine। अब ये है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, whose book। अब whose के आगे नाउन है। Whose book is this? इसका उत्तर हम पोजेसिव एडजेक्टिव से देंगे। This is my book। अब है इसके बाद इन दो टर्म्स के बीच में अंतर। एक है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रोनाउन और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में भी बेसिकली अंतर यही है कि प्रोनाउन के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के आगे नाउन नहीं होता, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के आगे नाउन होता है। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो है ये पृथक करके बताते हैं। ईच विल गेट हिज शेयर, हर एक को अपना हिस्सा मिलेगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हम आगे नाउन देंगे। ईच बॉय, ये ईच के आगे नाउन आ गया और ये ईच के आगे वर्ब आ गया, विल गेट। तो ईच बॉय विल गेट, उसको मिलेगा हिज शेयर, अपना हिस्सा। जब ईच के आगे नाउन है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, जब ईच के आगे वर्ब है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब एक है इंडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव। indefinite numeral adjective, ये जो है ये indefinite का मतलब है जो निश्चित ना हो। ये अनिश्चित संख्या बताते हैं। Some boys were there। अब इस सम के आगे आपके पास नाउन है तो ये इंडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। अब इंडेफिनेट प्रोनाउन करके हम इसी सम को यूज करते हैं। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ आदमी महान पैदा होते हैं। तो ये सम जो है ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। अब है डिफरेंस इंटरोगेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव एडवर्ब्स के बीच। जो इंटरोगेटिव एडवर्ब है वो प्रश्न पूछने के लिए होता है। इसमें ये आप लगाइए वेयर इज योर पेन, तुम्हारी कलम कहाँ है। इसमें वेयर इंटरोगेटिव एडवर्ब है, प्लेस पूछता है। रिलेटिव एडवर्ब जो है ये कंजंक्शन के तौर पर भी काम करता है। इंटरोगेटिव एडवर्ब वाक्य के शुरू में आता है और गो जाओ, कहाँ जाओ, वेयर यू लाइक टू गो, जहां तुम जाना चाहते हो। तो इसमें वेयर जो है ये रिलेटिव एडवर्ब है और
हमारा अभिप्राय ये है कि यहाँ पर ये कंजंक्शन के तौर पर भी काम कर रहा है और एडवर्ब के तौर पर भी। अब हम अंतर ले रहे हैं कोलेक्टिव नाउन और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में। तो इसमें अंतर को समझिए। बच्चे समझ नहीं पाते कि कमेटी के साथ कब जो है वो प्लूरल वर्ब लगता है और कब उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। जब हम कमेटी के साथ लगाते हैं सिंगुलर वर्ब, द कमेटी इज यूनानिमस। यूनानिमस इन इट्स ओपिनियन। तो हम ये बताना चाहते हैं कमेटी यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है और सिंगुलर में है। पूरी बॉडी को, कमेटी को, यहाँ पर मतलब कमेटी बॉडी है, एक संस्था है। और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में हम इसी कमेटी से अभिप्राय देंगे मेंबर्स ऑफ द कमेटी। क्या मतलब होगा हमारा? मेंबर्स ऑफ द कमेटी। तो ये बन जाएगा नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कमेटी। कैसे? द कमेटी were divided in their opinion। अब इसमें ये द कमेटी का मतलब है द मेंबर्स ऑफ द कमेटी, और ये क्या है? नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। अब मैं ये ले रहा हूं, कभी हम सेंटेंस को करेक्ट कहते हैं और कभी उसे इनकरेक्ट कहते हैं, और कभी उस सेंटेंस को किसी को राइट कहते हैं और कभी रॉन्ग कहते हैं। जब हम करेक्ट और इनकरेक्ट कहते हैं तो हमारा अभिप्राय ग्रामर के दृष्टिकोण से होता है। जब हम राइट और रॉन्ग कहते हैं तो हमारा अभिप्राय फैक्ट के दृष्टिकोण से होता है। अभी एक सेंटेंस देखिए, He has 10 eyes। अब ग्रामर की दृष्टिकोण से ये सेंटेंस हमें करेक्ट लगता है, पर लेकिन फैक्ट की दृष्टिकोण से एक व्यक्ति के 10 आंखें नहीं हो सकती। तो चाहे ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, पर फिर भी ये रॉन्ग है, ठीक है, और हम इसे
गलत ही मानेंगे। अब एक बात है हमारे पास, वो सिर्फ समझनी है आपने कि जब हमारे पास डायरेक्ट नरेशन है, हम कई शब्दों को इन्वर्टेड कामाज में भी लिख सकते हैं, तो फिर इस इनडायरेक्ट नरेशन की जरूरत ही क्या है? क्यों सीखा जाए ये इनडायरेक्ट नरेशन? ठीक है, राइटिंग में आप चाहे तो डायरेक्ट लिख लें और चाहे तो इनडायरेक्ट लिख लें, पर जब स्पोकन इंग्लिश की बारी आएगी, बोलना चाहोगे, तो ये डायरेक्ट स्पीक नहीं कर पाओगे, बोल नहीं पाओगे। बोलने के वक्त आपको इनडायरेक्ट में ही बोलना पड़ेगा। इस वास्ते इनडायरेक्ट नरेशन की जरूरत है। अब एक और डाउट भी बच्चों का इस तरह आता है कि जब एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस की जरूरत क्या है? देखिए, कंपोजिशन में, यहां पर ग्रामर की बात नहीं कर रहा मैं, कंपोजिशन की बात कर रहा हूं। जब आपने सेंटेंस बना रहे हैं, अगर आपने डूअर ऑफ द एक्शन बताना है तो एक्टिव वॉइस है, तो आप कहे मोहन किल्ड द स्नेक। उस वक्त आप पैसिव वॉइस मत यूज करें, द स्नेक was killed by मोहन। जब हम पैसिव वॉइस लेते हैं तो कंपोजिशन में याद रखें, हम डूअर ऑफ द एक्शन को नहीं बताते, डूअर ऑफ द एक्शन वाले को नहीं बताते। द थीफ was arrested, चोर गिरफ्तार कर लिया गया। अब किसने किया, डूअर ऑफ द एक्शन बताने की जरूरत नहीं। जब डूअर ऑफ द एक्शन बताना है तो एक्टिव वॉइस लगाइए, पैसिव वॉइस मत लगाइए। आपने डूअर बताना है तो एक्टिव वॉइस लगाइए, पैसिव वॉइस मत लगाइए। जब डूअर नहीं बताना तो आप एक्टिव वॉइस मत लगाइए, पैसिव वॉइस लगाइए। ये अंतर है हमारे पास एक्टिव और पैसिव वॉइस के अंदर, ये देखने का कि सेंटेंस किस में बनाया जाए, एक्टिव वॉइस में बनाया जाए या पैसिव वॉइस में बनाया जाए। अगर डूअर बताना है तो एक्टिव वॉइस प्रयोग करें, अगर डूअर नहीं बताना तो पैसिव वॉइस यूज करें। मैंने इसके साथ ही मैं ये कैसेट समाप्त कर रहा हूं।
ये कहना चाहता हूँ कि ये कैसेट बलबीर रिकॉर्डिंग स्टूडियो कलानौर डिस्ट्रिक्ट रोहतक हरियाणा में रिकॉर्ड की गई और ये कोई प्रोफेशनल स्टूडियो नहीं बल्कि मेरे घर का एक कमरा है जहां मैं पढ़ने और पढ़ाने का काम करता हूं। जय हिंद।